रिजल्ट तो आ गया। विपक्षी सारी पार्टियां कहती है वोट चोरी नहीं डकैती है, तो क्या आपने जो माहौल देखा या फिर आपको लग रहा है कि मेहनत में कुछ कमी थी और इस पे भी ध्यान देना चाहिए? तो रिजल्ट जो आया है मेरे लिए, मेरी समझ के हिसाब से अप्रत्याशित था, क्योंकि भाजपा के प्रति जिस तरह का आकर्षण लोगों का पहले देखते रहे हैं हम, उस तरह का आकर्षण इस बार चुनाव से पहले नहीं दिखा। पैसे का जनादेश एक कहा जा रहा है कि भाई पैसे के बदले वोट लिए गए हैं, क्या ये संभव है? मुझे लगता है वोट खरीदने का ये उपक्रम था। अब कोई इसे चाणक्यगिरी कह ले, कोई इसको बहुत बड़ी स्ट्रेटजी कह ले। बिहार की जनता को भी लोग दोष देते हैं, जो लोग पढ़े लिख कर वहां से बाहर निकल गए हैं, तो कहीं ना कहीं गलती सच में भी तो जनता की है ना। एक शेर है वसीम बरेलवी साहब का कि मुसलसल हादसों से बस मुझे इतनी शिकायत है कि वो आंसू बहाने का भी तो मौका नहीं देते। है क्या बात, क्योंकि जीतने के लिए तो ऐसे भी लोग जीत गए जो कि ब्लूप्रिंट नहीं, बहुत निजी चीज थी, मुद्दे तक नहीं पता है जिनको, वो जीत जाती हैं। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और मैं चाहता हूं कि मैथिली अच्छा काम करें और अगली बार जब वो चुनाव लड़े, अगर वो लड़ती हैं तो कुछ बेहतर ब्लूप्रिंट के साथ वो आए। रोहिणी आचार्य ने अभी जो आरोप लगाए हैं, अंदर क्या हुआ घर में उनको पीटा गया नहीं पीटा गया, उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। तो क्या सच में गड़बड़ी है? केवल आप वोट चोरी के पीछे और कि नहीं ये तो भाजपा वालों ने कराया है, आप भी तो फिर एक्सक्यूज दे रहे हो ना। समस्या ये है कि भाई वोट चोरी की बात आप कर रहे हैं, क्या वोट चोरी किसी नागरिक का मसला है? लड़ाई तो आपकी है ना, सड़क पे तो आपको आना पड़ेगा ना पहले। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स नो द न्यूज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। बिहार की धरती से चुनाव कवर करने के बाद अब नीरज झा जी हमारे स्टूडियो में विराजमान है। और सर, मुझे लगता है कि कोई भी राजनीतिक विश्लेषक उतना बढ़िया विश्लेषण नहीं कर सकता है जितना ग्राउंड कवर किया हुआ पत्रकार करता है। रिजल्ट तो आ गया जी। क्या तो रिजल्ट आया है, ठीक है। और जनादेश जो है, जनादेश के लिए एक तो खेमा जो है बहुत खुश है कि अरे क्या जनादेश हमारी तरफ है, लेकिन वही जो विपक्ष है, जो दूसरा खेमा है, वो जनादेश को मानने को तैयार ही नहीं हो, कह रहा है ये इलेक्शन कमीशन का आदेश है जिसकी स्क्रिप्ट किसी एक पार्टी ने लिखी है। कांग्रेस जो है मीटिंग करती है हार के बाद से और कहती है कि हम प्रूफ देंगे 2 हफ्ते के अंदर ही। विपक्षी सारी पार्टियां कहती है वोट चोरी नहीं डकैती है, तो क्या आपने जो माहौल देखा, क्या आपको सच में लगा कि कुछ माहौल था लेकिन वोट चोरी हुई या फिर गड़बड़ी हुई जिसकी वजह से ये लोग हार गए और इतनी बुरी तरीके से हारा है विपक्ष, या फिर आपको लग रहा है कि मेहनत में कुछ कमी थी और इस पे भी ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले तो निवेदिता, जो आपने कहा कि किसी भी बेहतर चुनाव एनालिस्ट जो है उससे बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकता है ग्राउंड का रिपोर्टर। ग्राउंड के रिपोर्टर के भी अपने अपने बायसेस होते हैं, अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हर कोई डिकोड करता है। अब जैसे हमारे ही पेशे के जो वरिष्ठ हैं, राजीव रंजन हैं जो माहौल क्या है लाते हैं, या अजीत अंजुम जी हैं, इन सब लोगों का ये मानना था कि एनडीए दिख रही है आती हुई। हालांकि एक तरफा बहुमत जिस तरीके का मिला है एनडीए को, इसकी अपेक्षा किसी ने नहीं की थी। खुद अमित शाह जो है वो 160 का नंबर दे रहे थे। अभी अभी मैं राजीव जी की एक वीडियो देख रहा था, एक क्लिप देख रहा था, जिनमें उन्होंने कहा कि एक तरफा बहुमत है। तो ग्राउंड का जो रिपोर्टर है वो अपनी समझ के हिसाब से, अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चीज़ों को देखता और समझता है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने क्या देखा, मैंने क्या महसूस किया, तो बेनीपट्टी विधानसभा मेरा अपना विधानसभा है जहाँ से मैं वोटर भी हूँ। अब ये जो विधानसभा है, मिथिला का पूरा क्षेत्र जो है, आप इसमें ये कहें कि जो सवर्णवादी मानसिकता है वो थोड़ी सी हावी रहती है जी। और मिथिलांचल ने पिछली बार भी खास तौर पे मधुबनी और दरभंगा ज़िला जो है उसने एनडीए को सपोर्ट किया था, बढ़िया सपोर्ट किया था। लेकिन इस बार बेनीपट्टी में मुझे कुछ अलग देखने को मिला। मेरा अपना जो गांव है वहाँ पर जो लड़के थे, जो यूथ थे, वो कह रहे थे कि नहीं यार, इस बार ये जो विनोद नारायण झा है विधायक जो है सिटिंग, इसने काम नहीं किया है। और सड़कों की काफ़ी बात होती है। जिस मेन सड़क से हम अपने गांव की तरफ जाते हैं, लगभग 2 किलोमीटर की सड़क है, अगर कोई सामान्य छोटी गाड़ी है 1 महीने चल जाए उस सड़क पर तो उसका कैम्बर आउट हो जाएगा, उसका अलाइनमेंट बिखर जाएगा। इतनी गंदी हालत उस सड़क की है। तो काम तो हुआ नहीं, जिसके कारण लोगों के अंदर गुस्सा या आक्रोश या थोड़ा सा अलग तरफ जाने का दिख रहा था अंदाज़ा कि शायद ये लोग जाएं। मैं पिछली बार भी मैंने एक शो में ये बातचीत कही थी, अपने ही शो में, कि भाई जो आक्रोशित वर्ग दिख रहा है ना वोटर बैंक का, वो केवल भाजपा वाला दिख रहा है। राजद के कोर वोट बैंक की अगर हम बात करें तो उसमें किसी भी तरीके की कंफ्यूजन दिख नहीं रही थी। कांग्रेस का कोर वोट बैंक अगर हम माने कि कुछ है तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं दिख रही थी। जदयू वाले वोट बैंक में कोई कंफ्यूजन नहीं दिख रही थी। बीजेपी का जो कोर वोट बैंक था, जिसे हम फॉरवर्ड कास्ट कहते हैं,
तो फॉरवर्ड कास्ट में वो कन्फ्यूज़न था। वो कह रहे थे कि भाई बेरोज़गारी तो इश्यू है ही, और क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इसके ऊपर तो हम लोग बातचीत करेंगे। मसला ये है कि ये चित्र तो हम सबने देखे कि नौकरियाँ पाने वाले जो युवा थे, जिनको नौकरियाँ चाहिए थी, जिन्होंने भर्ती परीक्षाओं में एग्ज़ाम दिया, लेकिन चाहे पेपर लीक हो जाए, चाहे देरी है, इसके कारण उनको नियुक्ति नहीं मिल पा रही थी। वो सड़कों पर आए, और सड़कों पर उनके साथ हुआ क्या? डंडा चला उनके ऊपर, लाठीचार्ज हुई। तो ये सब तो दृश्य था, इसके कारण एक आक्रोश है। और अगर बिहार की स्थितियों की हम बात करें, तो मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो सब लोग कह देंगे सड़कें पहुंच गई, बिजली पहुंच गई, लेकिन अब तुलना जो है ना वो समसामयिक अलग-अलग जो ज्योग्राफिक लोकेशन है उस पे भी आप करते हैं। जैसे लोग सड़कों की बात करते हैं, तो 2003-4 के आसपास मैं फरीदाबाद आ गया था, और फरीदाबाद से गुड़गांव जाने के लिए ग्वाल पहाड़ी वाला रास्ता जाता है। अभी बहुत शानदार सड़क है, क्योंकि पहाड़ खा लिए गए और खाइयाँ जो है वो भी अब दिखती नहीं है, पूरा वो मैदान बन बैठा है। उसमें हुड्डा साहब की भूमिका या किसकी, ये अलग मामला है, लेकिन अब बहुत शानदार सड़क है। वहाँ पर 2003-4 में स्थिति ये थी निवेदिता, कि एक बाइक लेकर भी कोई जाता था तो वो परेशान हो जाता था, क्योंकि एक तो एक ही सड़क थी, आने जाने का एक ही रास्ता था, और बहुत संकरी वो सड़क थी। अगर मैं फरीदाबाद से दिल्ली आने की बात करूँ तो बदरपुर एक इलाका पड़ता है जो बॉर्डर का इलाका है, वहाँ पे मेट्रो बना, और मेट्रो के बाद अब तो बहुत शानदार सड़क है। मतलब फरीदाबाद में शानदार सड़क है, मुझे लगता है गुड़गांव से बेहतर सड़क है। लेकिन 2003-4 में स्थिति ऐसी नहीं थी। मेरे एक रिलेटिव हैं जो वहीं बॉर्डर के आसपास रहते थे, और जब मैं उनके घर जाता था तो हम सब लोगों को ढंग से नहाना पड़ता था, क्योंकि मिट्टी जो है ना वो इतना ज़्यादा उस सड़क के ऊपर था, कीचड़ थी उस सड़क के ऊपर। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ है वो पूरे देश में हुआ है 2003-4 के मुकाबले, तो वैसा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो है वो बिहार के अंदर भी हुआ। लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट से बिहार के लोगों की ज़िंदगी में कितनी तब्दीली आई? सड़क बनी, सड़क के कारण जो तब्दीली आनी थी वो तो आई, लेकिन ओवरऑल कितनी तब्दीली आई ये देखने वाली चीज़ थी, जो मुझे दिखी नहीं। ठीक है? और आप बात करें स्कूल की, एजुकेशन की, नहीं है। हेल्थ केयर सिस्टम की बात करें, वो बेहतर नहीं है। मेरा तो पर्सनल ही मामला चल रहा है, जिसके कारण मुझे जो है बिहार से शिफ्ट करना पड़ा है फैमिली को, क्योंकि बिहार में मुहैया ही नहीं हो पा रहा है हाँ, ढंग से, है ना? तो सिचुएशन इस तरह की है, युवा पलायन कर ही रहे हैं, पलायन का दर जो 2015-16 में जितना था उससे ज़्यादा है फिलहाल। पर कैपिटा इनकम 2015-16 में देश के मुकाबले लगभग 35% था, इस वक्त 29% है। तो भाई किसी भी सूचकांक में हम लोग आगे तो बढ़े नहीं, लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो गया हो ऐसा तो है नहीं, तो फिर लोग क्यों प्यार मोहब्बत करेंगे? और सड़कों का जाल जो है वो तो पूरे देश में फैला है, तो वो बिहार में भी फैला था। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट की, मुझे लगता है ज्यादा बड़ा आंसर हो जाएगा। तो रिजल्ट जो आया है मेरे लिए, मेरी समझ के हिसाब से अप्रत्याशित था, क्योंकि भाजपा के कोर वोट बैंक में मैंने एक कंफ्यूजन देखा था कि कंफ्यूज तो हैं, और कंफ्यूज क्या है, सवाल पूछ रहे हैं। तो भाजपा के प्रति जिस तरह का आकर्षण लोगों का पहले देखते रहे हैं हम, उस तरह का आकर्षण इस बार चुनाव से पहले नहीं दिखा, परिणामों से पहले नहीं दिखा। परिणाम वाले दिन तो वो आकर्षण दिख रहा है कि भाई लगभग 90 सीट मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी जो है वो 101 सीटों पर लड़कर 90 हासिल कर चुकी है। तो इससे बेहतर स्ट्राइक रेट से तो वीरेंद्र सहवाग कभी क्रिकेट नहीं खेले। तो परिणामों में क्या हुआ और मैंने क्या अंदाजा लगाया, ये बिल्कुल दो अलग अलग बात है, और मैं कहूँ पोल्स अपार्ट है ये, क्योंकि मैंने जो देखा वो कन्फ्यूज़न देखी, मैंने जो देखा वो गरीबी देखी। अब दक्षिणी बिहार के इलाकों में चले जाइए, आप तो खुद गई हैं, आपने रिपोर्ट किया है किस तरीके से पानी की कमी है, किस बहुत। तरीके से एक पूरे का पूरा गांव जो है वो मर्ज में डूबा हुआ है, मरीज़ हैं, क्योंकि वो पानी में क्लोराइड की हाँ। मात्रा बहुत ज़्यादा थी। निवेदिता, जो आपकी रिपोर्ट थी वो मैं चाहता हूँ लोग फिर से देख लें एक बार। मोकामा में लोग किस तरीके से डरे हुए थे, किस तरीके से लोग आतंकित थे, कैसे वो कह रहे थे ये लोकतंत्र नहीं है, बाहुबली तंत्र है। तो लोगों के मन में गुस्सा तो था, वो गुस्सा ईवीएम पर क्यों नहीं दिखा, वो गुस्सा परिणामों में क्यों नहीं दिखा, ये आगे की बात है और वो ये तो देखनी है। आप पड़ेगी। देखिए इतनी सारी परेशानियां जो है, आप बता रहे कि जनता को लाठी खानी पड़ी नौकरी के लिए, युवाओं को कि भाई भर्ती में ढंग से चीजें नहीं हो रही हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, शिक्षा है। लेकिन फिर भी रिजल्ट जो है ऐसा आता है कि एक मुकेश साहनी ने बयान दिया अभी कि 10,000 में क्या मिलता है, 10,000 में सरकार मिलती है। हम्म। प्रशांत किशोर ने भी शायद बयान दिया है कि भाई इतने हजार करोड़ भाजपा ने खर्चा किया है। पैसे का जनादेश एक कहा जा रहा है कि भाई पैसे के बदले वोट लिए गए हैं। क्या ये संभव है कि जनादेश पैसे के बदले लिया गया है? क्यों नहीं संभव है, मतलब मुझे लगता है 100% संभव है। लेकिन उसके लिए पूरी कोशिश की जाती है।
मान लीजिए आप और हम पढ़े लिखे लोग हैं, और भी लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम लोग फाइनेंशियल रूप से भी ठीक ठाक लोग हैं, है ना? जो कमाई हमारा है वो देश की मेरे हिसाब से 90% आबादी की कमाई उतनी नहीं है, हाँ। ये डाटा कहता है। और कितनी कमाई है हम सब लोगों को पता है, और कमाई किन लोगों के मुट्ठी में कैद है ये भी हम सब लोगों को पता है। तो जब आप किसी एक ग्रुप को, किसी एक तबके को, एक ग्रुप ऑफ पीपल को दबा के रखेंगे, बिल्कुल उनको ये कह देंगे कि भाई देखो ऐसा है, तुमको चावल मिल जाएगा और चावल के साथ नमक और अचार मिला के तुमको खाना पड़ेगा। उसको आप एकदम से दाल दे दें, बेशक उसमें दाल की मात्रा कम हो, पानी की मात्रा ज़्यादा हो, चावल और नमक से तो बेहतर है ना। आपके पास रोज़गार है नहीं, बच्चा आपका पलायन करने को मजबूर है, पलायन करके वो बहुत बड़ा अफ़सर नहीं बन रहा है। मज़दूर माइग्रेट होते हैं ना बिहार से ज़्यादातर। मज़दूर माइग्रेट हो रहे हैं, वो अपने पेरेंट्स की मदद नहीं कर पा रहे हैं, पैसे नहीं दे पा रहे हैं, दे पा रहे हैं तो 2000, 3000, 4000 रुपए दे पा रहे हैं। एकदम से एक झटके में अगर 10,000 रुपए मिल गए निवेदिता, और देखी जाएगी जो हमारा शो आता है आदेश जी के साथ, उसमें कई बार ये बातचीत हुई है कि 10,000 रुपए में ना बिहार में फिलहाल जो स्थिति है माइग्रेशन के कारण, गाँव के गाँव में आपको केवल बुजुर्ग दंपत्ति मिलेंगे, युवा हैं ही नहीं, और उन लोगों का खर्चा कुछ है नहीं, और राशन जो है वो सरकार दे रही है। 10,000 रुपया सरकार ने दे दिया, खेत में वो बहुत कुछ उगा लेते हैं, सब्जियां वब्जियां वो खेत में उगा लेते हैं। एंटरटेनमेंट का कोई साधन ही नहीं है, मतलब अगर मैं अपने ज़िले में बैठा हूँ, मुझे अच्छे मूवी हॉल में जाके मूवी देखना हो, तो वो नहीं है हमारे ज़िले में, मतलब दूर-दराज़ जाना पड़ेगा हमको। पटना आप समझ लीजिए, पटना जाके हम देखें, तो हम देख पाएँगे। तो एंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं, खर्चा नहीं है ना आपका। तो 10,000 रुपए में आप 5, 6, 7 महीने तक चला सकते हैं, क्योंकि राशन आपको मिल रहा है। खेत आपके पास है जिसमें आप थोड़ी बहुत अपने मतलब की चीज़ उगा सकते हैं, क्योंकि 2 ही लोग हैं, 2 दंपत्ति हैं। ठीक है? और थोड़ा बहुत जो ट्रेडिशनल नशा है बिहार का, खैनी खाना, वैनी खाना, उसमें पैसा लगेगा, वो 10,000 रुपए में तो आसानी से आ जाएगा। तो क्यों नहीं खरीदे जा सकते? बिल्कुल खरीदे जा सकते हैं, लेकिन इसके पीछे जो पूरी तैयारी होती है ना, वो लोगों को बहुत उस स्तर तक ले जाया जाता है, जिस स्तर पे लोग ये नहीं सोच पाते हैं कि हम किस स्तर तक पहुँच सकते हैं। हरियाणा में ये स्थिति नहीं होती है। क्योंकि हरियाणा में लोगों ने विकास के उस क्रम को देख लिया है, केरला में लोगों ने उस विकास के क्रम को देख लिया है, बिहार में नहीं देखा है, तो बिहार में जो मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। और चुनावों के दौरान इस तरह की घोषणा होती है तो एक तरह का, क्योंकि भारत जिस तरीके का समाज है ना, वो भाव बड़ी जल्दी आता है, निवेदिता यार इसने मुझे पैसे दिए, इसके साथ कैसे गद्दारी कर दूं, तो इसको तो मुझे करना ही पड़ेगा। लेकिन कोई अपने परिवार से और अपनी तिजोरी से पैसे निकाल के थोड़ी दे के आया है आपको। अरे विश्व बैंक के लोन से, विश्व बैंक के अनुदान से एक स्व सहायता ग्रुप जीविकाओं का चलता था। उसमें ये रहता था निवेदिता कि जैसे जो महिलाएं हैं, छोटे-छोटे ग्रुप्स होती हैं, हफ्ते में 10 रुपए, 15 रुपए वो जमा करती थी, और उसके बाद किसी जीविका दीदी को जो है वो कर्ज चाहिए होता था, वहाँ से कर्ज मिल जाता था कम रेट पर। तो महाजनों से छुटकारा मिला, प्राइवेट लेंडर्स से उनको छुटकारा मिला, बहुत शानदार ये योजना थी। अब मान लीजिए आप जीविका समूह का हिस्सा हैं, मैं जीविका समूह का हिस्सा हूँ, आपने कर्ज लिया, आपने 2 रुपया अगर ब्याज का दिया है, तो ये ब्याज हम सब में वितरित होना था, मतलब हम सबको उसका फ़ायदा मिलना था। मैं जितने लोगों से मैंने बातचीत की, बीते सालों में ये फ़ायदा उन लोगों को नहीं मिला है। जब आप छोड़ के जाते हैं तो आपका ब्याज राशि और जो मूल राशि जमा है वो सब मिल जाना चाहिए, लेकिन छोड़ के जाने में बहुत सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ हैं जो पूरा ही नहीं हो पाता। तो 15-15, 20-20, 15 सालों से, लगभग 20 साल आप कह लीजिए, 2007 में ये शुरू हुआ था, तब से महिलाएँ जमा कर रही हैं पैसा। एकमुश्त 10,000 आप दे कब रहे हैं? अक्टूबर में, और 27 अक्टूबर से 10 दिसंबर के बीच में भी पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। 6 नवंबर को वोटिंग थी, 11 नवंबर को वोटिंग हुई। सीधे-सीधे तौर पर मुझे लगता है वोट खरीदने का ये उपक्रम था। अब कोई इसे चाणक्यगिरी कह ले, कोई इसको बहुत बड़ी स्ट्रेटजी कह ले। मेरे हिसाब से तो ये है कि आज़ादी के पूरे संघर्ष में हम लोगों ने लोगों को नागरिक बनाने की जो लड़ाई लड़ी थी और नागरिक बनाया था, हर वोट की कीमत एक रखी थी, चाहे वो अडानी का हो, चाहे किसी मज़दूर का हो। एक कीमत थी ना, वो सब उस पॉइंट पे बराबर थे। अभी स्थिति ये हो रही है कि भाई जो नागरिक हैं उनको दोबारा से प्रजा बना दिया गया है, और राजा उन पे थोड़ा-थोड़ा एहसान करता रहेगा, और प्रजा उसमें महो-महो होती रहेगी। अरे राजा जी आपने 10,000 रुपया दिया, तो बिल्कुल खरीदा जा सकता है, और सर, इन खरीदा सारी गया है, बातों का दिखता एक है। पहलू ये भी है कि देखिए बिहार की जनता को भी लोग दोष देते हैं, जो बाकी जगहों के लोग हैं या जो लोग पढ़ लिख करके वहां से बाहर निकल गए हैं, कि भैया बिहार का तो विकास नहीं हो सकता है, हमारे वालों को विकास नहीं चाहिए, हमको जाति वाला अपना नेता चाहिए। एक इस तरह की बातें जो है वो कही जाती हैं। और आप देखिए कि अगर इतनी छोटी छोटी चीजों से जनता इतने आसानी से प्रभावित भी हो जा रही, मजबूरियां हैं वो दूसरी बात है। अब आप देखिए जो पढ़े लिखे कैंडिडेट्स हैं वो बुरी तरीके से हारे हैं। जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कैंडिडेट था, आईआईटी जेईई तक की पढ़ाई थी, वो हार गया।
प्रशांत किशोर के लिए अब जाके सोशल मीडिया माहौल बन रहा है, स्पेशली इंस्टाग्राम पे जो युवा हम्म। लड़के हैं लड़कियां हैं वो लिख रहे हैं कि ये डेवलपमेंट की बात करते थे, हार गए, बिहार का कुछ नहीं हो सकता है। तो इस तरह से पढ़े लिखों का और जो डेवलपमेंट की बात करें उनका हारना, तो कहीं ना कहीं गलती सच में भी तो जनता की है ना। पढ़े लिखे शब्द से मेरी थोड़ी सी आपत्ति है। आपत्ति ये है कि पढ़ा लिखा होकर कोई कुशिक्षित भी हो सकता है और कोई हम्म। सुशिक्षित भी हो सकता है। तो विकास तो की जो बात कर रहे थे, जो हाँ, शिक्षा की बात कर रहे थे, उन पे हम आ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल उसी पे बात हम करें, क्योंकि कुशिक्षित और सुशिक्षितों का डिफरेंस जो है वो हाँ। आप भी अच्छे से समझती हैं और मैं भी हाँ, ठीक-ठाक उसको एजुकेटेड और समझ लेता लिटरेट हूँ। में अंतर होता है इसलिए। तो बम धमाकों में जो नाम आ जाते हैं लोगों के, वो भी बहुत पढ़े-पढ़े लोग होते हैं। ओसामा ट्रू। बिन लादेन की भी डिग्रियाँ बड़ी शानदार थी, ऐसा लोग बताते हैं, कहा सुना है हमने। ठीक है। बात करते हैं प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर का माहौल अब नहीं बन रहा है केवल। प्रशांत किशोर का माहौल जब चुनाव शुरू हुए, उनसे 15-20 दिन आप पहले आ जाएँ, मतलब 15 अक्टूबर के आसपास, उससे पहले भी बहुत शानदार माहौल प्रशांत किशोर का था। और प्रशांत किशोर के जो स्ट्रगल रहा है वो केवल इस चुनाव के लिए नहीं रहा है। प्रशांत पिछले 3 सालों से लगातार बिहार की खाक छान रहे थे। प्रशांत कैसे व्यक्ति हैं, मैं उनको किस तरीके से देखता हूँ, ये बिल्कुल अलग मसला है। लेकिन प्रशांत ने वो राजनीति करने की कोशिश की या वो डायलॉग एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जिस डायलॉग की बिहार को ज़रूरत है। प्रशांत ने बात की भाई पलायन नहीं होने देंगे। प्रशांत ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही थी कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात में जाते हैं तो वो कहते हैं यहाँ उद्योग लगवा दूँगा, यहाँ ये करवा दूँगा, यहाँ ये डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट आ जाएगा। और नरेंद्र मोदी जब यहाँ आते हैं, बिहार आते हैं, तो बिहार के ऑफ़िशियल बीजेपी के पेज पे आता है कि 5 किलो का अन्न वरदान नरेंद्र मोदी बिहार के लोगों को दे रहा है। तो मतलब बिहार के लोग इस लेवल के हो गए। बिहार के लोगों का आप इतना अपमान कर रहे हैं, तो अपमान कोई नेता अपनी जनता का नहीं कर सकता है, क्योंकि नेता जनता का नौकर होता है। और ये नरेंद्र मोदी ही कहते थे ना, मैं प्रधान सेवक हूँ। तो सेवक मालिक का अपमान नहीं कर सकता निवेदिता। प्रजा का अपमान राजा जरूर कर सकता है कि तुम हमारे रहमो करम पर पल रहे हो। तो बिहार ऑफिशियल बीजेपी का जो पेज था, उस पेज से अन्न वरदान कहना दिखाता है कि जनता को प्रजा बना दिया गया है और जनता प्रजा बन चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि जनता पे भी दोष मढ़े जा रहे हैं कि जनता ने ऐसे लोगों को क्यों चुन लिया है। ये मुझे ऐसा लगता है, और आप बेहतर समझ पाएंगे इसको, आप फेमिनिस्ट हैं, ठीक है, और मेरी कोशिश है कि उसी दिशा में मैं सोच सकूं और चल सकूं। करते रहते हैं हम लोग कोशिशें। लेकिन जब किसी लड़की का बलात्कार होता है तो बलात्कारी को कोसने या बलात्कारी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने से पहले कुछ ताकतें हैं, कुछ विचार हैं, जो ये कहती हैं कि लड़की लेट निकली क्यों घर से बाहर, लड़की किसी लड़के के साथ घूम क्यों रही थी, लड़की ने छोटे कपड़े क्यों पहने हुए थे, लड़की पब्लिक स्पेस पे सिगरेट क्यों पी रही थी। अच्छा, सिगरेट पीना गलत है, किसी को नहीं पीना चाहिए, लेकिन ये सवाल उठते हैं ना भाई। तो ये वही सोच है। जनता पीड़ित है। जनता ने तो वो देखा ही नहीं जो उसको, जिसके लिए उसको पुश किया जाना चाहिए था उसके जनप्रतिनिधियों के द्वारा। जनता को पता ही नहीं है शॉपिंग मॉल्स होते क्या है, जनता को पता ही नहीं हॉस्पिटल्स होते क्या है, जनता को पता ही नहीं अच्छे स्कूल होते क्या है। स्मार्ट बोर्ड्स बिहार के किसी बच्चे ने देखा होगा क्या? नहीं देखा होगा, क्योंकि जनता को वो दिखाया ही नहीं गया। तो जब आपने स्मार्ट बोर्ड नहीं दिखा है, जब आपको पता है कि 2 कमरे रह जाते हैं स्कूल के अंदर और उसमें 5वीं क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं 2 कमरों में? मेरे गांव के स्कूल का विजुअल है, और वो विजुअल अभी चला रहा होगा, मैं एडिटर से कहता हूँ भाई वो विजुअल चला देना, कई बार छोड़ देते हो आप लोग। 2 कमरे हैं निवेदिता, 5वीं क्लास तक के बच्चे वहां पढ़ते हैं। और जब 2002-3 में मैं फरीदाबाद आया था, उस वक्त एक नया कमरा बना था, वो नया कमरा खंडहर हो चुका है। और जो पुराना कमरा 20 सालों से वहां पर था, वही पुराना कमरा एकमात्र कमरा बचा हुआ है। बच्चे टाट पट्टी लेके जाते हैं और जमीन पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। तो लोगों ने तो देखा ही नहीं ना कि भाई अच्छे स्कूल कैसे होते हैं। तो लोग तो पीड़ित हैं, और लोग अच्छे स्कूल नहीं बना सकते भाई, कहां से बना लेंगे? उनको 2 वक्त की रोटी चाहिए, वो रोटी के जद्दोजहद में लगेंगे, स्कूल खोलेंगे। स्कूल खोलने की जिम्मेदारी किसकी थी? उन लालू प्रसाद यादव की, जो जिनकी राजद की सरकार रही लगभग 10-15 साल, उस नीतीश कुमार की जो 20 सालों से मुख्यमंत्री हैं, उस डबल इंजन सरकार की जो डबल इंजन होने के बहुत सारे फायदे गिनवाता है। लेकिन लोगों को तो उसने कुछ दिया नहीं, लोग पीड़ित हैं। अब लोगों को आप इतनी दिक्कतों में ढकेल दीजिए कि सांस लेना ही उनको सहूलियत लगने लगे, और इसके बाद वो सांस लें और उसको सेलिब्रेट करें, फिर हम कहें कि भाई देखो देखो लोग तो खुश हैं। ये कहना ज्यादती है। लोगों के पास कोई विकल्प बचा नहीं है। लोगों को मेंटली उस स्तर पर ढकेल दिया गया है जहां 10,000 रुपए उनको लगता है इससे बड़ी कोई और चीज हो नहीं सकती। और केवल 10,000 नहीं है ना, 2 लाख तक का वादा है। उसकी टेक्निकलिटीज में अगर जाएंगे तो उद्यमिता को लेकर किया गया है कि भाई अगर सफल उद्यम होता है तो 2 लाख की और किश्त उनके पास जानी है।
आपने जितना भी काम किया, आपने जितने भी प्रयास किए, आपने सड़कें बना दी, आप कह रहे हो सबसे बड़ी बात सड़कों की होती है, सबसे बड़ी बात बिजली की होती है। बिजली पैदा कौन कर रहा है वहां पर? ठेके किसको दिए जा रहे हैं? ये भी तो मॉलिटिक्स की रिपोर्ट थी ना हमारी। 1 रुपए के लीज पे अडानी को आप दे देते हैं कि भाई तू बिजली यहाँ पे वो खोल ले और तू यहाँ पे चला अपना धंधा। और जो आपूर्ति बिहार से हो सकती है वो आपूर्ति कहीं और से हो रही है कोयले की। और बिहार में वो बिजली मैन्युफैक्चर होकर बिहार के लोगों को फालतू पैसों से पे वो दिया जाएगा। तो बिहार का विकास कहाँ हुआ? बिहार के लोगों का विकास कहाँ हुआ? लेकिन बिहार के लोगों के पास ये सोचने का समय ही नहीं है। एक शेर है वसीम बरेलवी साहब का कि मुसलसल हादसों से बस मुझे इतनी शिकायत है कि वो आंसू बहाने का भी तो मौका नहीं देते। है, क्या बात है। ठीक है, तो आप पलायन करवाते चले जाइए, आप उनको अच्छे स्कूल देखने मत दीजिए, आप उनको हेल्थ केयर, मतलब बहुत आम है निवेदिता कि किसी को कोई बीमारी हो गई तो चलो भाई एम्स चलते हैं, दिल्ली चलते हैं। एम्स में भी उनका होगा नहीं इलाज, किसका होता है, कैसे होता है, आपको हमको सबको पता है, मतलब कितने अप्रोच चाहिए उसके लिए। लेकिन दिल्ली में कहीं भी जाके वो बैठ जाएंगे तो बिहार के हेल्थ केयर से बढ़िया हेल्थ केयर उनको मिल जाएगा। ये स्थिति है। उसके बाद हम जनता पे दोषारोपण कैसे कर सकते हैं? मुझे लगता है ये थोड़ा जनता के साथ ज्यादती क्योंकि होगी। जीतने के लिए तो ऐसे भी लोग जीत गए जो कि ब्लूप्रिंट नहीं, बहुत निजी चीज थी जी। ब्लूप्रिंट। तो आते हैं उनके ऊपर भी, मैथिली जी का। और बधाई हो, वो वीडियो आपकी गई है 1 मिलियन प्लस। लोगों ने बहुत देखा, बहुत प्यार दिया है उस वीडियो को। तो जिन्होंने नहीं देखा है देख लीजिएगा। वैसे मुझे लग रहा है जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना उन्होंने सबने देख लिया होगा। किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे तो पहुंच हाँ, गया बहुत होगा व्यूअरशिप उनके पास। उससे आई है, क्योंकि लोग भी आश्चर्य में थे। हम्म, खुद मैं आश्चर्य में थी कि कोई नेता ये कैसे कह सकता है। हालांकि वो टिपिकल नेता शुरू से तो रही नहीं है, गायिका रही है, सारी चीजें, लेकिन ब्लूप्रिंट बहुत निजी चीज है, मैं कैसे बता दूं। तो एक तरफ वो थी, दूसरी तरफ मिश्रा, विनोद मिश्रा थे। जी। हाँ, तो वो जो है उनसे भी आपकी बातचीत हुई, वो अपनी सारी चीजें बता रहे। अब दोनों के कंपैरिजन में एक नया चेहरा, लोग गायिका रही हैं वो, हाँ सोशल मीडिया फेमस है, मीडिया फेमस है, लेकिन मुद्दे तक नहीं पता है जिनको, वो जीत जाती हैं। अली नगर का हम नाम बदल के सीता जी के नगर। नाम पे रखेंगे, अली अली गाना गा करके, इस तरह का बयान। तो ये भी तो बड़ा अजीब है ना कि आप ऐसे फेसेस जिनका कि धरातल पे कोई काम नहीं है, उनको इस तरह से मौका मिल जा रहा है। तो इसी वजह से जब लोग कह रहे हैं ना कि कैसे कैसे लोग जीते, आप खुद देख लीजिए। मैथिली के लिए ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा माहौल बना हुआ था। तो ऐसे लोगों का जीतना ज्यादा डाउट शायद पैदा कर रहा है। आपको भी लग रहा है? ज्यादा डाउट भी पैदा कर रहा है। मैथिली के बारे में ना मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब भी कोई नया व्यक्ति राजनीति में आता है तो बहुत शुभ संकेत होना चाहिए और अच्छा लगना चाहिए कि एक मेहनती सिंगर रही हैं वो और बहुत नाम कमाया है उन्होंने। ठीक है, अब मिथिला के लिए कितना नाम का है कितना नहीं कमाया वो छोड़ दीजिए। वो अपने ही गांव में कार्यक्रम करने के लिए जाते थे, उसके लिए पैसे लेते थे लोग। इसको भी इश्यू बना रहे हैं। मेरे हिसाब से कोई इश्यू नहीं है। इफ शी वॉज गुड एट समथिंग और उनको बुलाया गया तो वो पैसे मांग रही है, उनका प्रोफेशनल फी वो आपको देना पड़ेगा। भाई जब वो गरीबी में जी रही थी तो कोई जाके उनके घर राशन नहीं पहुंचा गया था कि मैथिली तुम खा लो। मैथिली नई लड़की और शायद मैं एक पढ़ रहा था और मुझे लगता है रिकॉर्ड ठीक ही है कि 21वीं सदी में पैदा होने वाली पहली व्यक्ति है मैथिली जो विधायक बनी है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि मैथिली ठाकुर एक युवा हैं, उनके पास बहुत सारी संभावनाएं हैं उनके लिए और हो सकता है अच्छा काम करें। मैं चाहता तो ये अच्छा काम करें, लेकिन जो हार्डवर्क होना चाहिए था, जो विजन होना चाहिए था, विजन मिसिंग लगा। अच्छा, वो इंटरव्यू बहुत चला, 11-12 मिनट की हमारी बातचीत हुई। उस बातचीत में मैंने कोई ऐसा हो कि बहुत टफ सवाल कुछ पूछ दिया हो आउट ऑफ द वर्ड, ऐसा कुछ नहीं पूछा। अरे मैं, आप कह रही हैं कि मैंने पूछा 5 सालों में पलायन तो नहीं रुका है? नीतीश 20 सालों से मुख्यमंत्री हैं, बेरोजगारी तो नहीं दूर हुई है? कह रहे 5 साल रुक जाइए, 5 साल में सब हो जाएगा। मैंने कहा उद्योग धंधे, चीनी मिल जो है रैयाम का या सकरी का जो मिथिला में पड़ रहा है बंद पड़ा हुआ है। जो स्क्रैप था वो भी बेच दिया गया नीतीश राज में। तो जब तो रोतिया इंडस्ट्री को आपने दिया, कहती है 5 साल में सब हो जाएगा। अरे 5 साल में कैसे हो जाएगा? रोड मैप होगा आपके पास तो मैम रोड मैप बता दीजिए। अब वो कहती है कि नहीं नहीं ये तो बहुत निजी चीज है, ब्लूप्रिंट निजी चीज है। तो वो तो अब समस्या क्या है ये ना आंसर एक्सपेक्टेड था। मुझे नहीं था। मतलब कोई बड़ा नेता और खांटी नेता कोई ये बात कहता तो मैं एक बार को मानता कि चलो भाई इनकी तो समझ ही इतनी है। लेकिन मैंने जो कहा ना, जब युवा कोई राजनीति में आता है तो बड़ी उम्मीदें जगती हैं कि भाई चलो इस एज ग्रुप का बंदा है या बंदी है और ये बहुत शानदार काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है उनकी समझ भी बेहतर होनी चाहिए और एक विजन प्लान उनके दिमाग में होना चाहिए कि अगर मैं विधायक बन जाता हूँ, बन जाती हूँ, तो मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी। मैथिली के पास वो विजन नहीं था। मैथिली के पास विजन है कि अलीनगर को मैं सीतानगर बना दूंगी। और क्या ये विजन भी मैथिली का है? नहीं है।
बिल्कुल भी नहीं है। ये विजन योगी आदित्यनाथ का है, ये विजन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का है, जो 80 के दशक से हम लोग देख रहे हैं, जिन्होंने राम मंदिर के नाम पे पूरा आंदोलन चलाया, देश को सांप्रदायिक आग में झोंका और एक विजन दिया कि भाई अली नगर को बदलकर सीतानगर कर दो। तो ये विजन भी मैथिली का मौलिक नहीं है। तो जब कोई युवा आता है और बिना किसी मौलिक विजन के, बिना किसी मौलिक भावना के वो बैठ जाता है, तो मुझे लगता है क्षेत्र का ज्यादा बुरा होता है। विनोद मिश्रा की आपने बात की, तो मुझे लगता है उनके ऊपर भी एक दो लाइन तो बात कर ही लेनी चाहिए। अब विनोद मिश्रा साहब जो हैं, आइडियोलॉजिकली कहाँ खड़े हैं भाई? वो 30-35 सालों तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सेवा की, उनके हिसाब से, मतलब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे, स्कूल को चलाते हैं वो, जैसा मेरे जानने में आया। और वो कहते हैं कि बहुत लोगों को, बहुत बच्चों को उन्होंने फ्री एजुकेशन दी है, लेकिन बच्चे और जो आसपास के लोग थे वो इस बात से इनकार करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं किया है। विनोद मिश्रा साहब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहते हैं, टिकट की अपेक्षा में रहते हैं, टिकट उनको मिलती नहीं है। राजद लास्ट समय में जाके 2020 में उनको टिकट देती है और 57-58 हजार वोट वो पा जाते हैं, 3,000 से हार जाते हैं। वीआईपी का जो मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी थी पिछले चुनाव में, उसका कैंडिडेट वहां से जीतता है। आइडियोलॉजिकली आप कहाँ खड़े हैं भाई? जब मैंने उनसे पूछा कि 1992 में जब आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, उस वक्त लालू प्रसाद यादव जो हैं वो आडवाणी के रथ को रोकते हैं, आडवाणी को गिरफ्तार कर लेते हैं। उस समय से और आज आप उसी राजद के सदस्य हैं। उस वक्त आप भाजपा के सदस्य थे, अब तो राजद के कैंडिडेट हैं, तो आप कैसे देखते हैं? घुमा गए, जवाब ही नहीं है। तो आइडियोलॉजिकली विनोद मिश्रा भी किसी टॉप लेवल पे नहीं बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं। ये है कि क्षेत्र के व्यक्ति थे, क्षेत्र में रहते थे, क्षेत्र में शायद काम वाम कर देते, और कुछ प्लान्स, कुछ विजन्स उन्होंने उसका जिक्र किया था। तो मैथिली का आना शुभ है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और मैं चाहता हूं कि मैथिली अच्छा काम करें और अगली बार जब वो चुनाव लड़े, अगर वो लड़ती हैं, तो कुछ बेहतर ब्लूप्रिंट के साथ वो आए। और ब्लूप्रिंट निजी मसला नहीं है, उनके समझ में आ जाए, मैं बस ये चाहता हूँ। हाँ, सबको सब शौक रहेगा, जो जिन्होंने भी सुना सब ये क्या जी। आंसर है। लेकिन एक चीज देखने को मिल रही है सर, जिस तरह से जो रिजल्ट आया और जैसे जैसे लोग आपराधिक बैकग्राउंड के लोग जीते, मुद्दों की हार हुई है क्या? क्योंकि आप देखिए, मोकामा से जीत गए अनंत सिंह, तब जबकि अभी गिरफ्तार हुए वो, और ऐसे ही तमाम आपराधिक छवि के नेता रहे हैं, कोई वायरल वीडियो वाला भी है, वो भी जीत गया है। तो क्या मुद्दे हार गए बिहार में एक बार फिर से? क्योंकि मुझे याद है लास्ट टाइम जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, देखी जाएगी में कर रहे थे, या आप ही थे, नो द न्यूज में ही था, तो सारी बातें करने के बाद मैंने बोला, लेकिन सर ये सारे मुद्दे हम बात कर रहे हैं ना यहाँ दिल्ली में बैठ करके, अंत में तो वहां पे जाति और यही सब देख करके हो जाता है, मुद्दे टिकते नहीं है। तो क्या इस बार भी वही हुआ है? क्या मुद्दे हारे हैं बिहार देखिए, में? मैं जो पहला जवाब था ना, मुझे लगता है वही साइकिल घूम के इस जवाब में आएगा। रवीश कुमार जो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं हम सब लोगों के, तो रवीश कुमार नागरिकता के ऊपर बहुत बात करते हैं कि नागरिक होना या नागरिक धर्म क्या चीज़ होती है। और नागरिक आप ऐसे ही नहीं बन जाते हैं। नागरिक बनने के लिए आपने अंग्रेज़ों के साथ लड़ाइयाँ लड़ी, आंदोलन किया, और कई सालों के, कई दशकों, सैकड़ों सालों के संघर्ष के बाद आप नागरिक बन पाए। पंडित नेहरू, बाबा साहेब अम्बेडकर, मौलाना आज़ाद, गांधी जी के सिद्धांत, इन सबको मिला जुलाकर आपको वो ताकत दी गई जो ताकत आपके देश के सबसे अमीर व्यक्ति के पास होगी, एक वोट की ताकत। सो नागरिक ऐसे ही पैदा नहीं हो जाते हैं। नागरिक बोध जो है वो पैदा करना होता है, बहुत मुश्किल चीज़ है। और वो नागरिक बोध आता है अलग अलग तरह के एक्सपोजर से, वो नागरिक बोध आता है आप कितने समृद्ध हो पा रहे हैं उससे, और कितना आपका मानसिक विकास हो पा रहा है। वो नागरिक बोध नेतृत्व से भी आता है कि क्या नेतृत्व चाहता है आप नागरिक बने। जवाहरलाल नेहरू का एक बड़ा ज़बरदस्त किस्सा है। 1937 के आसपास जवाहरलाल नेहरू छद्म नाम से एक लेख लिखते हैं, और वो लिखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू तानाशाह ना बन जाए, डिक्टेटर ना बन जाए, इसलिए आप उससे सवाल पूछते रहिए। इसका मतलब वो जो नेतृत्व था वो चाहता था कि लोग उससे सवाल पूछे। सवाल प्रजा नहीं पूछती राजा से, सवाल नागरिक पूछता है अपने जनप्रतिनिधि से। बीते सालों में हुआ क्या है, उसी नागरिकता का लोप हुआ है। उस नागरिकता को खत्म कर दिया गया है और नागरिकों को प्रजा बना दिया गया है। जब आप प्रजा बन जाते हैं तो आप मुद्दों की बात नहीं करते, क्योंकि मुद्दों की बात आप करेंगे तो आपको सवाल पूछना होगा। तो लोगों ने मुद्दों पर वोट नहीं किया, ये कहना ठीक बात है। इसके साथ ये समझना होगा कि लोग मुद्दों पर बात करने लायक स्थिति में है ही नहीं, और उनको स्थिति में पहुंचाया किसने है? उनको स्थिति में पहुंचाया है संपूर्ण नेतृत्व ने। अब इसमें मैं केवल चुने हुए मुख्यमंत्री की बात या चुने हुए कैबिनेट की बात नहीं करूंगा, इसमें विपक्ष की बात भी करूंगा। संवाद कहां था?
जवाहरलाल नेहरू जब छद्म नाम से लिख रहे थे 1937 में, तब क्या भारत की सरकार थी? भारत में भारतीयों की सरकार थी क्या? नहीं थी ना भाई। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री नहीं थे ना, विपक्ष थे ना अंग्रेजों के। अंग्रेजों का शासन था ना, ब्रिटानी हुकूमत थी, तो विपक्ष की भी तो कोई भूमिका होती होगी। तो विपक्ष उस संवाद को कायम करने में विफल रहा है, नाकामयाब रहा है। अब जो आप बात कर रहे हैं कि मोकामा से अनंत जीत जाते हैं या फिर आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग जीत जाते हैं, इसको ऐसे समझिए कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं निवेदिता, चाहे वो विपक्ष में बैठे हों चाहे वो सत्ता पक्ष में बैठे हों, उनके पास नागरिकों को ऑफर करने के लिए क्या है कि भाई तुम क्या हो, यादव हो, ये देखो यादव मुख्यमंत्री बन जाए। अच्छा तुम मल्लाह कम्युनिटी से आते हो, हम मल्लाह को डिप्टी सीएम बना देंगे। अच्छा भूमिहार, तो भूमिहार कास्ट का देखो हमने कैंडिडेट खड़ा किया। अब लोग क्या सोच रहे हैं कि भाई देखो हमारी कम्युनिटी का ये आदमी जो है सो मुख्यमंत्री बन जाएगा, हमारे कम्युनिटी का ये आदमी जो है वो डिप्टी सीएम बन जाएगा, हमारे कम्युनिटी का ये आदमी जो है वो विधायक बन जाएगा, सांसद बन जाएगा, मंत्री बन जाएगा। तो लोगों के पास अपने लिए खुश होने का कारण ही नहीं बचा है, वो हो ही नहीं सकते। उनको तो 5 किलो राशन मिलेगा, सुबह शाम तुमको खाते रहना है, बीच बीच में चुनाव आएंगे 10,000 रुपया दे देंगे, उसमें तुम 5-6 महीना अपना चलाओ। तो लोगों को खुशी भी तो चाहिए ना, ढूंढेंगी ना आप खुशी कहीं ना कहीं। तो उनको खुशी इसी चीज में मिलती है, हम नहीं तो हमारा यादव ही सही, या हम नहीं तो हमारा साहनी ही सही, हम नहीं तो हमारा कोई भूमिहार भाई ही सही। और इस चक्कर में वो जो स्यूडो खुशी उनको पानी होती है, क्योंकि उनके पास असली खुशी है नहीं, क्योंकि उन्होंने असली खुशी देखी ही नहीं है, इसलिए जातिगत वोट होते हैं। अब इसमें सत्ता पक्ष की भी आप बात करिए, उसमें आप विपक्ष की भी बात करिए। हर कोई व्यक्ति जब वोट मांगता है तो गुणागणित तो यही लगाता है ना, भाई देखो यादव इतने और मुसलमान इतने, तो 49% तो हमारे यादव मुसलमान हो गए, तो ये सीट हमारी सेफ हो गई, अब आगे चलते हैं। अरे भाई ऐसे मतलब भीड़ है क्या, पशु है क्या? मुद्दों की बात, जनता ने मुद्दों की बात पे वोट नहीं किया, क्योंकि राजनीतिक दल जो जनप्रतिनिधि बनने के लिए उम्मीदवार उतार रहे थे, उन्होंने मुद्दों पे बात नहीं की है। बिल्कुल। और अपराध को मुद्दा बना रहा था विपक्ष, लेकिन ये भी तो देखने को मिला ना कि सबसे ज्यादा क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट आरजेडी से थे। ये लिस्ट आई, अब आप भी तो नहीं परसेंटेज दे आप रहे ना जी ऑप्शन। जी एग्जैक्टली। अब ऐसे परसेंटेज आप देखेंगे तो 142-43 पे ये लोग लड़े हैं, 101 पे वो लड़े हैं, तो नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स है वो तो कम ज्यादा होगा ही होगा, लेकिन परसेंटेज में भी ये शायद टॉप पे हैं या नंबर 2 पे होंगे, जो भी है आरजेडी। मैं वही बात कर रहा हूं कि हर कोई विनेबिलिटी देखता है, इश्यूज को कोई नहीं देख रहा है ना। आपने अनंत सिंह का जिक्र किया, अनंत सिंह बाहुबली है, अनंत सिंह के ऊपर अब भी मर्डर का जो है वो आरोप है और वो जेल के अंदर है। सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी हैं। अब ये जो एक लाइन है, कैंडिडेट का नाम किसी भी मीडिया आउटलेट से ले लीजिए, बड़े से बड़े पत्रकार के मुंह से ले लीजिए, वीणा देवी का नाम लेने से पहले वो कहेंगे सूरजभान सिंह की पत्नी। तो वीणा देवी थोड़ी कॉन्टेस्ट कर रही है, सूरजभान कर रहा है कॉन्टेस्ट, और सूरजभान कर नहीं सकता, वो डिस्क्वालिफाइड है, क्रिमिनल है वो भी। तो क्रिमिनल बैकग्राउंड का ही तो आदमी विपक्ष ने भी ऑफर किया, वो कौन सा साधु संत को लेकर आ गया था? अच्छा सर, लालू प्रसाद यादव, एक इसका जिक्र करना जरूरी है मुझे लगता है। लालू प्रसाद यादव चुनाव प्रचार करने नहीं गए, तबीयत उनकी बड़ी नासाज थी, और जब उन्हें लगा कि मैं चुनाव प्रचार कर सकता हूं तो उन्होंने रीतलाल यादव की सीट चुनी। क्या मैसेज दे रहे हैं? क्या ऑल्टरनेटिव है आपके पास? कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। दरअसल आपको पता है कि एक बाहुबली है, ये पैसा भी इन्फ्यूज कर सकता है, इसके पास ताकत भी है, इसके पास मैन पावर है, इसके पास जाति भी है, और लोगों को तो जाति चाहिए, क्योंकि लोगों के पास और खुशियां तो है नहीं ना हम दे सकते, तो इनको जाति की खुशी में एक स्यूडो वो दे दो, आप पुश दे दो, और उस स्यूडो पुश में आप जीतते चले जाओ। तो हर किसी को सीट जीतना है, हर किसी को मुख्यमंत्री बनना है, विधायक बनना है, मंत्री बनना है, और लोगों को इसी में खुशी है कि फलाने को मंत्री बनवा देते हैं। लोगों को अपनी खुशी का लेना देना नहीं है। खुशी भी बड़े प्रिविलेज का मामला है निवेदिता, ये समझ पाना कि हमारी खुशी क्या है। अच्छा देखिए, विपक्ष जो है वोट चोरी गड़बड़ी तमाम आरोप लगा रहा है, ठीक है, बिल्कुल है। अगर आपको लगता है, शंका है कि ऐसी सारी चीजें हुई तो होना चाहिए, आपके पास सबूत है तो दिखाइए। लेकिन ये भी है कि विपक्ष को भी इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, अपने अंदर एक बार देखना चाहिए कि भाई चल क्या रहा है। रोहिणी आचार्य ने अभी जो आरोप लगाए हैं, अंदर क्या हुआ घर में उनको पीटा गया नहीं पीटा गया, उस पर हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उनका आरोप है अभी। लेकिन उन्होंने एक जो बात कही है जिसपे बहुत सारे लोग सहमत होते हुए दिख रहे हैं कि पूरी पार्टी तेजस्वी के कुछ खास लोग चला रहे हैं, तेजस्वी और उनके कुछ खास लोग चला रहे हैं, और
पहले इससे पहले तेज प्रताप यादव के भी साथ अनबन रही, हट गए वो। तो क्या सच में गड़बड़ी है? इंट्रोस्पेक्ट क्या इनको नहीं करना चाहिए? केवल आप वोट चोरी के पीछे और कि नहीं ये तो भाजपा वालों ने कराया है, आप भी तो फिर एक्सक्यूज दे रहे हो ना, आप भी तो बहाना दे रहे हो। बिल्कुल ठीक बात हम्म। है। इंट्रोस्पेक्ट की जो आप बात कर रहे हैं, ये तो इनकी सबसे बड़ी बीमारी रही है। और इस एक चुनाव की नहीं, पिछले कई चुनाव आप उठा लीजिए, कोई इंट्रोस्पेक्शन है नहीं। एक ढाल आपने उठा लिया है कि वोट चोरी हो रही है, उस ढाल के पीछे आप छिप जाते हैं। अब इसमें मैं बिल्कुल ये बात नहीं कह रहा हूँ कि वोट चोरी नहीं हो रही होगी। शंकाएँ तो हैं ही ना, और शंकाएँ हैं तो बिल्कुल वाजिब शंकाएँ हैं। उन शंकाओं का निवारण करे चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग के जो कर्म हैं, वो कर्म चीख-चीख के कहते हैं भैया हम तो कर रहे हैं, करेंगे, तुम उखाड़ लो जो उखाड़ सकते हो। लेकिन लेकिन निवेदिता, समस्या ये है कि भाई वोट चोरी की बात आप कर रहे हैं। क्या वोट चोरी किसी नागरिक का मसला है? क्या वोट चोरी एक व्यक्ति जो है, वो जनता जो है, वो आंदोलन करके हटवाएगी? लड़ाई तो आपकी है ना, सड़क पे तो आपको आना पड़ेगा ना पहले। मतलब आप अगर विधायक हैं, तो 3.5 लाख हम एक मान के चलते हैं, विधानसभा में 3.5 लाख वोटर साइज है। आप उन 3.5 लाख वोटर्स और जो पूरा पॉपुलेशन है, उसके प्रतिनिधि हैं। तो 3.5 लाख वोटर्स के सड़क पर आने का जो असर होगा, वो आपके अकेले के आने पे असर हो सकता है। और आप जब सड़क पे आएंगे तो आपके कार्यकर्ता भी सड़क पर आएंगे। आप कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है, हमें इसका अंदेशा है, बल्कि हमको तो बिल्कुल विश्वास है, हम 2 हफ्ते में इसकी रिपोर्ट दे देंगे। आप कांग्रेस की बात अगर मैं करूं तो राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशंस दिए, कर्नाटका के, महाराष्ट्र के, हरियाणा के, हाइड्रोजन बम फोड़ा उन्होंने। तो आपको तो अंदेशा था, आपको तो यकीन है कि वोट चोरी हो रही है। अब अगर वोट चोरी हो रही है तो आप जीत कैसे जाएंगे? नहीं जीत पाएंगे ना। तो भैया इसका इलाज क्या है, सॉल्यूशन क्या है? मत लड़िए चुनाव, कर देते बायकॉट। मतलब ये तो बहुत फूहड़ चीज मुझे लगती है निवेदिता, कि आप एक पूरी प्रक्रिया को कह रहे हैं कि ये प्रक्रिया गलत है, फिर आप उस प्रक्रिया में शामिल हो रहे, तो लेजिटिमेट कौन कर रहा है उस प्रक्रिया और को? गिव अप करके शामिल हो रहे हैं। जैसे आप देखिए ना बिहार में, जैसे लास्ट टू लास्ट अगर राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें, और ये जो एच बॉम्ब वाला रहा, इस दौरान पूरा टाइम था कि बिहार में इसको इशू बनाया जा सकता था, इस पे ढंग से जनता को मोबिलाइज भी किया जा सकता था, अपने कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल पे कहा जा सकता था ख्याल रखो। ऐसे ये सारी एग्जैक्टली। चीजें होती तो बिल्कुल जो लोग करवा रहे हैं, कर रहे हैं, उनमें भी थोड़ा सा खौफ आता। लेकिन ये माहौल नहीं बना पाया। वोट चोरी कितना ही मुद्दा बन पाया था? आपको लगा कि वोट चोरी मुद्दा हुआ है बिल्कुल वहां भी पे? नहीं। और वोट चोरी मुद्दा है कि नहीं है, ये अलग सवाल है। वोट चोरी बहुत बड़ा मुद्दा है, और बहुत बड़ा बल्कि है। सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए था। लेकिन मुद्दे आपको बनाने पड़ते हैं। मुद्दा तो फिर शिक्षा भी नहीं है ना यार, मुद्दा तो बेरोजगारी भी नहीं है, मुद्दा तो पलायन भी नहीं है। अगर होता तो प्रशांत किशोर का ये हश्र नहीं होता। अगर होता तो नीतीश रिपीट नहीं कर रहे होते हैं। फैक्ट तो ये है, बेरोजगारी बढ़ी है, पलायन जो है वो उसका दर बढ़ा है। तो मुद्दा कोई अपने आप नहीं बन जाता है। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए एक जवाब होता है, हमारी औकात है, हम बना पाएंगे उसको मुद्दा या नहीं बना पाएंगे, वो दूसरी बात होती है। तो विपक्ष की ये हैसियत ही नहीं रही, या विपक्ष की ये चाहत ही नहीं रही, विपक्ष की ये नियत ही नहीं रही कि उसको वो मुद्दा बना सके। और विपक्ष, माफ करिएगा, किसी भी चीज को मुद्दा नहीं बना पाया। देख तो ऐसा रहा है। पॉइंट ये है कि अगर वोट चोरी का आपको अंदेशा है, अगर आपको लगता है वोट चोरी हो रही है, जिसके आपने कुछ जगहों के साक्ष्य भी दिए हैं, और आप बड़े विश्वस्त आश्वस्त उसमें दिख रहे हैं, प्रक्रियाओं में शामिल ही होना छोड़ दीजिए ना। फिर आप प्रक्रियाओं में शामिल होकर लेजिटिमेट ही तो कर रहे हैं ना प्रक्रियाओं को। मतलब सोल्यूशन क्या है? लेजिटिमेट आप ना करें। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ होता कि 120 121 के आसपास एनडीए रहती, 118-20 के आसपास महागठबंधन भी रहता, और कुछ लोगों के इधर उधर आने जाने से सरकार बन जाती, तब तो ये बिल्कुल ठीक माना जाता। फिर तो वोट चोरी नहीं होती। हिमाचल में तो वोट चोरी नहीं हुई होगी, क्योंकि सरकार इधर बन गई है। कर्नाटका में सरकार कांग्रेस की है, लेकिन कर्नाटका की ही सीट पे कांग्रेस ने जो है वो वोट चोरी का आरोप लगाया है। तो जब वोट चोरी हो रही है, हाउ कैन यू लेजिटिमेट दैट प्रोसेस बाय पार्टिसिपेटिंग इन इट? अगर आपको अंदेशा है तो आप पार्टिसिपेट मत करिए, और अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको दमखम के साथ पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर आप कह रहे हैं कि भाई जाति की राजनीति इस तरह की नहीं होनी चाहिए जैसे भारतीय जनता पार्टी करती है, अगर आप आरोप लगा रहे हैं, तो आप भी उस गोलेबंदी से बाहर निकलिए। आपकी सारी बात केवल जात जात, सारा गुणागणित जात के ऊपर नहीं होगा, धर्म के ऊपर नहीं होगा। आपका गुणागणित तो इश्यू बेस्ड हो। इश्यू बेस्ड गुणागणित आप दिखा दीजिए किसका रहा है। तेजस्वी यादव के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूं, बहुत सारे पत्रकारों ने बोला, और बल्कि मुझे भी जो आभास हुआ यही कि तेजस्वी यादव उस दमखम के साथ चुनाव लड़े ही नहीं जिस दमखम के साथ उनको लड़ना चाहिए था। राहुल गांधी ने मेरे हिसाब से 13 जनसभाएं की हैं, 61 सीटों पे आप लड़ रहे थे। कौन है आपका बड़ा नेता भाई?
पप्पू यादव कहते हैं कि भगवान जो है निर्दलीय, भगवान भगवान को लेकर कोई था ना बयान। पूर्णिया के अंदर क्या हश्र हुआ है कांग्रेस का? कौन है नेता आपका? कन्हैया कुमार, बहुत बड़ा नाम है, चर्चित नाम है। क्या रहा है चुनावों में प्रदर्शन उनका जब जब लड़े हैं, और इन चुनावों में उनकी क्या भूमिका रही है? तो आप तय नहीं, कांग्रेस के लिहाज में बात करो, आप तय नहीं कर पाए आपका नेता कौन है, आप तय नहीं कर पाए कि आपका पूरा कैंपेन किस तरीके से चलेगा, आपका कोई एक प्रिंसिपल स्टैंड दिखा नहीं जिस स्टैंड को आप कैरी करके लास्ट तक ले गए हों। सेम गोज विद दिस आरजेडी थे। आरजेडी में 2020 में जो दमखम तेजस्वी यादव का दिख रहा था, वो दमखम दिख ही नहीं रहा है। कहां गया दमखम? मतलब पूरी लड़ाई गठबंधन की ये हो गई थी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अरे ये तो सर्वविदित है ना, जो सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी का जो नेता है वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। ये तो अंदर खाने की लड़ाई थी, आप लोग लड़ रहे थे, पॉलिटिकल लड़ाई थी। इसमें आपने तो परसेप्शन भी खराब किया ना। स्टेप था ना, आप जीतते फिर करते एग्जैक्टली। और मान लीजिए वोट चोरी हुई है, इसके बावजूद आपके सारे एफर्ट्स बढ़िया रहे हों, ऐसा नहीं है। आपके एफर्ट्स खराब रहे हैं, आपको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वोट चोरी अगर हुई भी है, अगर किसी भी तरीके की मैल प्रैक्टिसेस से सरकार बनाई भी गई है, तो भी इतना बड़ा नंबर केवल उससे नहीं होगा। लोगों ने वोट किया है भारतीय जनता पार्टी को और जनता दल यूनाइटेड को, एनडीए गठबंधन को, ये आपको मानना पड़ेगा। कितने लोगों ने किया है ये सवाल के घेरे में हो सकता है, लेकिन आपसे अच्छी खासी तादाद में लोगों ने वोट कर दिया है। और अगर आप नहीं मानते हैं कि नहीं किया है, तो आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, आपको बाइकआउट करना चाहिए था, क्योंकि ये जनता का मुद्दा नहीं है। जनता का मुद्दा तो बेरोजगारी है, जिसके लिए वो सड़कों पर उतरती है और लाठी खा जाती है। अच्छा, मुझे लगता है कि अब एपिसोड को हम लोग को समाप्ति की तरफ लेकर के चलना चाहिए। ज्यादा हैवी हो गया ना? हाँ, एक सवाल है, सोच रहे पूछ लें, नहीं हाँ, पूछ प्लीज, लें। प्लीज, प्लीज। हाँ, क्योंकि दो पत्रकार बैठे बतियाते ही रह जाएंगे। अभी आप देखें, टूट खाली लालू परिवार में नहीं पड़ी। जो गठबंधन है ना, महागठबंधन, जब रिजल्ट से क्लियर होने लगा था कि हार हो रही है, तो जो राजद की तरफ से कई, मतलब ऐसा नहीं बड़े नेता की मैं बात कर रही हूँ, कार्यकर्ताओं में से जिस पे आरजेडी लिखा हुआ, लेकर के कांग्रेस लाइबिलिटी है, ये यूपी में भी इन्होंने ऐसे ही किया था। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के कुछ जगहों से ट्वीट मैं देख रही थी, जो कांग्रेस सपोर्टर है, कि अरे अपना प्रदर्शन भी तो देखो। तो एक टूट वाला जो माहौल है, ठीक है, वो दिख गया था कि भाई गड़बड़ है अब इन लोगों का, ये आपस में ही लड़ने लगे। वो बीजेपी ज्यादा एक दूसरे को कोसने लगे, ये लाइबिलिटी कांग्रेस जिसके साथ लड़ती कर देती है। तो आगे क्या लगता है, ये बाकी जगहों पे आगे का भी तो कुछ प्लान रहा होगा, अभी यूपी के भी इलेक्शंस आने वाले हैं, क्या इससे गड़बड़ होगी? क्या कांग्रेस सच में लाइबिलिटी है, या फिर जो कांग्रेस कह रही कि भाई तुम लोग भी तो अपने परफॉर्मेंस को देखो, वो है प्रॉब्लम? कांग्रेस है या फिर कांग्रेस प्रॉब्लम में है? ये तो कांग्रेस के नेता बेहतर बता पाएंगे, और आरजेडी के नेता। आरजेडी की फिलहाल अभी इन परफॉर्मेंस के बाद यह हैसियत नहीं है कि किसी और को वो लाइबिलिटी बताए। तेजस्वी यादव 17वें राउंड तक मेरे हिसाब से पिछड़ रहे थे, ट्रेल कर और रहे बुरी तरीके से पिछड़ रहे थे। आप उस प्रदेश के सबसे बड़े नेता होने का दम्भ भरते हैं, आपके पास लालू प्रसाद यादव की लेगेसी है, उसके बावजूद आप अपनी विधानसभा पे ट्रेल कर रहे हैं। ठीक है, तो लाइबिलिटी तो ये सब हैं जनता के ऊपर, मुझे तो ऐसा लगता है। दूसरी बात, जब आप गठबंधन में हैं और म्यूचुअली डिसाइडेड ये गठबंधन था, अब जब हार गए हैं तो इज्जत से स्वीकार कर लीजिए, या इज्जत से आके कह दीजिए नतीजे नहीं मानते भाई, हम तो सड़कों प्रदर्शन करेंगे। कोई आदमी मिला है क्या? किसी का बयान आया है? तेजस्वी यादव दिखे हैं पब्लिक स्पेस में? क्या शांत है ना? वो घर भर में लड़ाई वड़ाई चल रही है उनकी, तो यही चलता रहेगा। तो लाइबिलिटी कांग्रेस है, विपक्षी पार्टियों के लिए नहीं है, ये विपक्षी पार्टियों को तय करना है। अगर आपको लग रहा था, मतलब अगर आपको परिणाम के बाद लगा है कांग्रेस लाइबिलिटी है, तो आप मूर्ख हैं, आपके स्ट्रेटजिस्ट मूर्ख हैं। उन स्ट्रेटजिस्ट को बाहर निकाल के फेंक दीजिए। लेकिन जो उन स्ट्रेटजिस्ट का नाम लेता है, आप उसको घर से ही बाहर निकाल के फेंक देते हैं। ये चर्चाएं चल रही हैं। दूसरी बात कि अगर कांग्रेस ऐसा कह रही है कि राजद लाइबिलिटी तो लड़ लेते भाई अकेले सारी सीट, क्यों नहीं लड़ पाए? पप्पू यादव तो बड़ा कह ही रहे थे कि हम जितवा देंगे, लड़ लो, हालांकि पूर्णिया नहीं जितवा पाए। तो ये पार्टियों को तय करना है। ये बात जरूर है कि एफर्ट्स के लिहाज से अगर हम बात करें तो लोगों के ऊपर ये लाइबिलिटी है। हो सकता है लोग भी इसे ना माने, मतलब वो रेट एक्सपेरिमेंट जो है उसके बारे में तो आप हम सब जान रहे हैं ना भाई, कि आप किसी को गुलाम आप बना के रख दें और उनको आज़ादी के बारे में पता ही ना हो, तो वो गुलामी को ही इंजॉय करने लगते हैं। ठीक है, तो जनता उस गुलामी को अगर इंजॉय कर रही है सत्ता पक्ष के कारण, अगर आप आरोप लगा रहे हैं, तो विपक्ष की भूमिका है कि उसको आज़ादी का गंध दें, आज़ादी का एक्सपोजर दें। वो देने में चाहे वो राजद रही हो, चाहे वो कांग्रेस रही हो, बुरी तरीके से विफल रही है। अब एक दूसरे पे आरोप लगा लें, प्रत्यारोप कर लें, आप कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कांग्रेस अगर 80% के स्ट्राइक रेट से खेलती, निवेदिता,
तो भी क्या सरकार बन जाती है? राजद का परफॉर्मेंस ऐसा रहा है क्या? नहीं रहा है। तो ये सब लोगों को समझना पड़ेगा कि चूक जो है वो ज़बरदस्त स्तर पर हुई है। आप लोगों से संवाद स्थापित करने में विफल रहे हैं। पंकज श्रीवास्तव जी के साथ बिहार इलेक्शंस पे भी एक शो थर्ड आई में हम लोग करने वाले हैं। मैं दर्शकों को उसका थोड़ा-सा ब्रीफ कर दूँ। एक आर्टिकल उन्होंने बड़ा शानदार लिखा है जिसमें उन्होंने एक बात लिखी है। आप कहते हैं कि फासीवादी ताकतों से हमें लड़ना है क्योंकि फासीवादी ताकतें जो हैं वो आ रही हैं। आप कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। आप कह रहे हैं तो कि जनता को जागरूक कर रहे हैं। अब जनता को पता ही नहीं है कि फासीवाद ताकत है क्या? फासीवाद से हमको दिक्कत क्या है? जनता को जागरूक कौन करेगा? जनता के साथ कम्युनिकेट कौन करेगा? जनता के साथ संवाद स्थापित कौन करेगा? एक सवाल था मेरा मनोज कुमार झा से, आज पंकज जी से भी पूछूंगा मैं कि जनता नेतृत्व का निर्माण करती है, नेतृत्व जनता का निर्माण करता है? ये हम सब लोगों को देखना होगा और ये मुझे लगता है बड़ा साइक्लिक सा है और ज़्यादा बड़ी ज़िम्मेदारी मेरे हिसाब से नेतृत्व की होती है। जब महात्मा गांधी इस देश का नेतृत्व करते थे, तो अहिंसा और प्रेम जो है, वो सच में बानगी होती थी और लोगों को लगता था नहीं यार अहिंसा और प्रेम जो है, बहुत बड़ा धन है, बहुत बड़ी समृद्धि का मानक होना चाहिए ये और हम कम से कम खुले मंच पे नफ़रती नहीं हो सकते। ये जनता के अंदर ये भाव था। तो ये भाव नेता के कारण था ना, नेता क्योंकि प्रैक्टिस करता था। इधर आप मोहब्बत की दुकान बोलेंगे और आपका कार्यकर्ता ट्रोल करेगा आपकी आलोचना करने वालों को, तो काय बात की मोहब्बत की दुकान और काय बात का जनता जो है जागरूक हो जाएगी। आप इधर बात करेंगे कि बेरोजगारी से हमको लड़ना, हमको फांसीवादी ताकतों से लड़ना है और आपके जन समर्थन आपके जन रैलियों में जो भीड़ आएगी वो उग्र नारों के साथ तांडव करते हुए आएगी, तो किस बात का आप जनता को जागरूक कर रहे हैं? तो जनता के को जागरूक करने के राह में, करने के रास्ते में विपक्षी पार्टियां बुरी तरीके से नाकामयाब रही हैं। वोट चोरी हो सकता है हुई हो, वोटर मैनिपुलेशन हो सकता है हुई हो, वोट की खरीद तो हुई ही है क्योंकि ये बड़ा अनैतिक काम तो है ही। इल्लीगल है या नहीं है वो कोर्ट तय करे और इल्लीगल तो नहीं है क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से पहले उन्होंने घोषणा कर दी और जो ऑनगोइंग स्कीम है वो चलती रहती है चुनाव के दौरान। इल्लीगल नहीं है लेकिन अनएथिकल तो है ही है, इमोरल तो है ही है। तो इमोरल जनता को दिक्कत दे, इसके लिए जनता को जागरूक करना होता है, जनता के साथ संवाद स्थापित करना होता है, जिस संवाद की भारी कमी है। बिल्कुल, तो बातचीत आपने पूरी सुन ली है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि 2 पत्रकार बैठे हैं, मुद्दा चुनाव है, बतियाते रहे तो बतियाते-बतियाते पूरा दिन निकल जाएगा। तो इसलिए अब हम एंड की तरफ चलेंगे। अब देखिए जो पूरी बात है, जनादेश आ चुका है। अब करने को कुछ है, आप सबूत दीजिए, पर देखेगा कौन? जिसको आप सबूत देंगे वो कितना पक्षपाती है या कितना ट्रांसपेरेंट है, ये भी तो अभी देखना है ना। देखना भी क्या है, उस पे तो बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे। पत्रकार है, हम कोई जज तो है नहीं कि हम लोग बताएँगे कि इस वजह से हार हुई है, इस वजह से जीत हुई है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि ग्राउंड से रिपोर्ट्स बहुत शानदार आई हैं। नीरज झा जी ने जो की है वो रिपोर्ट्स आप ज़रूर देखिए, बहुत प्यार आपने दिया है। लेकिन इसलिए नहीं कि बिहार का चुनाव तो बीते, आप क्यों रिपोर्ट देखें, नहीं आप देखिए वहाँ पे मुद्दे क्या रहे थे, सच में क्या था वहाँ पे, दिक्कत क्या थी और बदले में हुआ क्या, ये सारी चीज़ें जाननी है तो ग्राउंड रिपोर्ट्स तो सारी की सारी देखनी होंगी। डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया जाएगा लिंक ताकि लोग देख लें। वह बाकी तो प्यार तो आपने बहुत दिया, तो ऐसे ही चीज़ों पे हम लोग बातचीत करते रहें तो लाइक्स कर दीजिए। और आप ये बताइए बिहार से लेकर के या देश से लेकर कोई भी क्वेश्चन जो अगले एपिसोड में आपको पूछना है कि नीरज जी ने ये नहीं बताया या फिर इस एपिसोड में गलत बोला है, हम नहीं सहमत होते हैं, आप कमेंट करिए, नीरज जी जवाब देंगे। बस गाली नहीं देनी है, तो नीरज जी जवाब देंगे और हम सवाल पूछेंगे, ठीक है सर? तो सवाल जवाब क्या चर्चा कर लेंगे जैसे कर नहीं बिल्कुल, जनता का तो हम डायरेक्ट पूछेंगे कि देखिए ये कह रहे हैं कि आप गलत बोले हैं। 100%। ठीक है, तो चलिए आप जो है अपनी सारी बातें कमेंट में लिखिए, टिप्पणी करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस आते रहें, इसके लिए क्या करना है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।